हाय गाइस, हेलो। आई एम सोनाली। वेलकम टू स्टडी लवर सोना। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से फैमिली सेहत अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास के बारे में अनाउंसमेंट करने के लिए आई हूँ, ताकि मैं बता सकूँ कि क्लास कौन कौन सी चलेगी। ठीक है, सुबह जो है, सुबह 10 से पॉलिटिकल साइंस हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, सुबह 10 बजे जो आएगी क्लास वो पॉलिटिकल साइंस की आएगी, जिसमें हम लोग अभी साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन की जो संविधान की जो विशेषताएं हैं वो हम लोग सुबह की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो शाम का क्लास होगा, शाम का क्लास मतलब 6 बजे से आप रख सकते हैं। 6 बजे से मैं जो है आपको हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूँगी, इसके हिस्ट्री के बारे में मैं बताऊँगी। ठीक है, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, पहले एक ओवरव्यू सिलेबस हम लोग लेते हैं, क्योंकि कुछ भी पढ़ने से पहले उसका एक प्लान होना चाहिए। जब तक आपके पास प्लान नहीं होगा तब तक आप उस चीज़ को नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले आप ईंट लेते हैं, बालू लेते हैं, पत्थर लेते हैं, गिट्टी लेते हैं। ये सब लेने के बाद ही ना आप आगे का घर का पहले स्ट्रक्चर, एक तरह का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। उसके बाद आप घर बनाने में लगते हैं। तो जस्ट उसी लायक आपको जो है स्टडी में भी करना है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आप उसका एक सिलेबस जान लीजिए। फिर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो आप उठा लीजिए, उठा के देख लीजिए कि किस किस टॉपिक से क्या पूछा गया, किसका वेटेज ज़्यादा रहा है। ठीक है, और मैं हिस्ट्री जो पढ़ाऊँगी वो जो होगा वो बीपीएससी लेवल का होगा। ठीक है, और दूसरा जो है स्टेट पीसीएस के लेवल का होगा। ठीक है, स्टेट पीसीएस के लेवल का होगा, स्टेट पीसीएस के लेवल का होगा। ये सब मैं हिस्ट्री बताऊंगी, बट इसी में से जो है आपका एसएससी भी क्लियर हो जाना है और बैंकिंग के लिए भी होगा। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे। मीन्स हेरोडोटस जो थे, हेरोडोटस जो है वो मतलब वो हिस्ट्री के जनक कहलाते हैं। हिस्ट्री को जो है वो 3 पार्ट में करके पढ़ना है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण देखेंगे, मध्य पाषाण काल देखेंगे और नव पाषाण काल देखेंगे। ये जो है ना, इसका टेन्योर पूछा जाता है कि ये कब से कब ईस्वी तक रहा था। तो पूरा पाषाण काल जो है ये अज्ञात है। मीन्स इसके बारे में भी जाना नहीं गया है। ये 9000 ईसा पूर्व से है। फिर आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल है वो 9000 से 4000 ईसा पूर्व है। और आपका नव पाषाण काल जो है वो 4000 से 2500 तक ईसा पूर्व में है। ठीक है, फिर उसके बाद आर्ध ऐतिहासिक काल जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके बांटा गया है। 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। पहला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं पता है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहते हैं क्योंकि, एक सेकंड में आपको थोड़ा सा मैप पे ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, इधर जो आपका है वो सिंधु घाटी सभ्यता, मीन्स हड़प्पा सभ्यता यहाँ है, मोहनजोदड़ो सभ्यता आपका यहाँ पे आ जाता है। और ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है फैला हुआ था। ठीक है, जो कि ये ऊपर से जो है आपका 1400 किलोमीटर में फैला हुआ था। और इधर जो है आपका, ये इधर जो है आपका 1600 किलोमीटर में फैला हुआ था। ऊपर आपका मांडा है, नीचे आपका दामाबाद है, नीचे आपका दामाबाद है, ऊपर मांडा है। और इधर आपका आलमगीरपुर जो आपका यूपी में पड़ता है, और इधर सुतकोदा है। तो ये सब जो है आपका हड़प्पा सभ्यता में पड़ता है, मतलब डिस्कस करना है। ये यहाँ पे मैं बता नहीं रही हूँ, मैं यहाँ पे एक आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम लोग को आगे पढ़ना क्या क्या है। अब रहा सिंधु घाटी सभ्यता, इसका इसलिए नाम पड़ा था, ये एक तो पहले ये सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, और घाटी उसको कहते हैं जो 2 पहाड़ियों के बीच से जो नदियाँ बहती है उसको घाटी कहते हैं। सभ्यता इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ की जो सिविलाइजेशन थी इतनी विकसित थी कि अब तक के कहीं भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं देखा गया। अब तक जो है ऐसा सिविलाइजेशन कहीं नहीं देखा गया है जो पहले थी। ठीक है, ये सिविलाइजेशन अब तक कहीं नहीं देखा गया है। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे। और दूसरा है आपका वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 250 ईस्वी से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक थी। उसके बाद आपका वैदिक सभ्यता जो है वो 1500 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ये आपका ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल जो है
उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में करके पढ़ना है। पहला है आपका ऋग्न वैदिक सभ्यता, दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्न वैदिक सभ्यता में जो आर्य लोग आते हैं, भारत पे आक्रमण करते हैं, उसी समय कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का किस तरीके से नाश हुआ था, ये किस तरीके से ख़त्म हुए थे। लेकिन कुछ लोगों का कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि ये बाढ़ के आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का एंड हो गया था, समाप्त हो गया था। और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे आर्य लोग आए थे तो आक्रमण किए थे, अपने साथ तलवार वगैरह घोड़ा वगैरह लेके आए थे, वो लोग बहुत युद्ध में निपुण थे, इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सब हम लोग ऋग्न वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे। फिर उत्तर वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक और ऋग्न वैदिक दोनों को जो है कंपेयर करके पढ़ना है। ठीक है, मैं अलग से इसको और अलग से उत्तर वैदिक सभ्यता तो बताऊंगी ही, प्लस दोनों को कंपेयर करके भी मैं बताऊंगी। अब है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को जो है 4 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला है प्राचीन सभ्यता, दूसरा है मध्यकालीन सभ्यता, तीसरा है आधुनिक भारत और चौथा है आपका आधुनिक विश्व भारत। प्राचीन भारत जो चला था वो 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व से आपका यहाँ ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईसा पूर्व होगा। फिर 712 ईसा पूर्व से लेकर के 717 ईस्वी तक पढ़ना है। और यहाँ पे फिर 1707 से ईस्वी से लेकर के 1964 तक के ईस्वी तक पढ़ना है। और आपका विश्व, आधुनिक विश्व जो है वो 14वीं शताब्दी से लेकर के 1950 तक पढ़ना है। तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि प्राचीन भारत जो पढ़ना है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें आपको महाजनपद काल पढ़ना है, जिसमें कि 16 महाजनपद काल आते हैं। किस तरीके से मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था, घनानंद जो थे वो किस वंश के थे, तो वो नंद वंश के थे। उसके पहले कौन सी वंश आई थी, तो ये सब हम लोगों को महाजनपद काल में पढ़ना है। फिर मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। मगध साम्राज्य जो है आपका वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक चला था। फिर मौर्य साम्राज्य था। मगध साम्राज्य को खत्म करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद का जो डायनेस्टी है उनको जब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करने के बाद ही वो मौर्य साम्राज्य का स्थापना होता है। उनको ट्रेनिंग कौन देता है, चाणक्य देते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा है इसमें आपका मौर्य साम्राज्य में संगम काल आता है। चोर चेल पांड्य इसमें जो कि चलता है उस समय डायनेस्टी उन लोगों का। तो संगम काल जो है वो दक्षिण भारत में विकसित हुआ था। जब हमारा ये आपका हो गया दक्षिण भारत। ठीक है, ये जो है आपका साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया जो दोनों एक साथ विकसित नहीं हुआ था, दोनों अलग अलग टेन्योर में, दोनों अलग अलग काल में जो है वो विकसित हुए थे, दोनों एक साथ काल में विकसित नहीं हुए थे। तो संगम काल देखना है इसमें, जो कि चोर चेल पांड्य पढ़ना है। फिर मौर्योत्तर काल है, किस तरीके से मौर्योत्तर काल का नाश हुआ था, खत्म हुए थे, उनकी डायनेस्टी जो थी किस तरीके से एंड हुई थी, ये हमको पढ़ना है। जो 184 से लेकर के ईसा पूर्व से 313 ईसा पूर्व तक के बीच का काल है। फिर आपका गुप्त साम्राज्य पढ़ना है कि जो आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य है, उनका जो मौर्य साम्राज्य चला था, उनके साम्राज्य को अंत कर दिया गया था और मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, कब किया था, इसमें कौन कौन से वंश चले थे, ये सब पढ़ना है। ठीक है, ये आपका इतना सा जो है प्राचीन भारत में पढ़ना है। फिर आपका छठा जो है हर्षवर्धन काल पढ़ना है, जो 606 से ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक पढ़ना है। ठीक है, ये जो है आपका प्राचीन भारत के बारे में इतना सा ओवरव्यू हम लोग ले लिए। अब आते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत जो है आपका, मध्यकालीन भारत में जो है वो आता है पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। इसमें जो है 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक पढ़ना है। जो कि उत्तर भारत का विस्तार जो समय हो रहा होता है वो अलग से काल में होता है, जिसमें राजपूत के बारे में पढ़ना है, गुज्जर प्रतिहार पाल के बारे में पढ़ना है। फिर दक्कन आपका दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में उस समय कौन सा वंश विकसित हो रहा था, तो चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट वंश जो है विकसित हो रहे थे। दक्षिण भारत में आपका चोर चेल पांड्य पढ़ना है। फिर उसके बाद 9 से 12वीं शताब्दी तक शाही चोल चलता है। ठीक है, फिर है आपका उत्तर मध्यकालीन, ये 12वीं से लेके 18वीं शताब्दी तक चला था, जो कि उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत आया था। फिर चौहान वंश आए थे। फिर मुगल काल पढ़ना है, मुगल काल पढ़ना है। मुगल में फिर आपका दक्कन आता है, जो विजयनगर बहमनी साम्राज्य जो है वो सब देखना है। फिर उत्तर भारत में आपका चोर चेल पांड्य देवगिरी है, वो सब पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपका वारगल के काकतीय मेजद्वार समूह जो है उनका किस तरीके से विकास हुआ था। और फिर जो है
क्या बोलते हैं आपका, बहादुर शाह जो थे, उन्होंने किस तरीके से अपने मुग़ल सम्राट जो थे, उन्होंने किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया जो पुर्तगाल से आए थे, वो तो आपका व्यापार करने के लिए आए थे। व्यापार करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह मांगे थे, परमिशन लिए थे, लेकिन वो पूरा धीरे धीरे करते करते पूरा हमारे भारत पे ही वो कंट्रोल करने लगे। वो एक कहा गया है ना कि अगर किसी को अपना उंगली पकड़ने दो तो वो आपका पूरा हाथ ही पकड़ लेता है। जस्ट वही लाइक यहाँ पे हुआ था, ठीक है। और हम लोग देखते हैं आगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में क्या पढ़ना है हम लोगों को, ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये जो है आपका, इसमें पढ़ना है यूरोपीय कंपनी। मीन्स यूरोपीय कंपनी कब आती है, उसमें भी सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाल आया था, डच आया, अंग्रेज आया, फिर फ्रेंच आया। पुर्तगाल जो आती है वो अपना कंपनी ही, जो अपना फैक्ट्री है वो सबसे पहले कहाँ बनाती है, वो सब हम लोग देखेंगे। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जो भी हम लोग चीज़ पढ़ेंगे वो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, और इसकी भी जो भी बातें होगी वो सब मैं मैप पे पढ़ाऊँगी, ठीक है। क्योंकि बिना मैप पे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि पुर्तगाल जो वो कहाँ पे है, कौन से देश में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, डच कहाँ है, फ्रेंच कहाँ है, अंग्रेज लोग कहाँ से आए थे, ये सब कहाँ से था, तो नहीं समझ में आएगा। तो आगे मैं जो भी बताऊँगी वो मैप पे बताऊँगी, ठीक है। फिर मुग़ल साम्राज्य का जो विघटन हुआ था, कैसे हुआ था, फिर आपका बंगाल पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस तरीके से शासन किए, अवध पे, हैदराबाद और कर्नाटक आपका दक्षिण भारत में पड़ता है। फिर अंग्रेज की भारतीय विजय, वो अंग्रेज लोग जो थे वो भारत पे किस तरीके से अपना विजय किए, शासन किए, वो सब दिखेंगे। कर्नाटक युद्ध हुआ था, बंगाल का विजय हुआ था, मैसूर का युद्ध चला था, मराठा का संघ चला था, उनकी समाप्ति हुई थी। फिर पंजाब का अधिग्रहण कर लिया गया था। पंजाब का अधिग्रहण बोले तो मीन्स पंजाब पे भी अपना कंट्रोल कर लिया गया था। फिर उसके बाद दास्ता का बंधन है, राष्ट्रवादी है, स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता है, सॉरी इसकी फिर ये गतिशीलता है। फिर उसके बाद में एंड में आपका पढ़ना है कि किस तरीके से हमारे भारत में स्वतंत्रता मिली थी, मीन्स 1947 का, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आएंगे। आप लोगों को मैं दोनों क्लास इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में आप देखेंगे, जब तक आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को मिला के नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को तब तक आप लोगों को जो है वो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हिस्ट्री की आधी बात जो कही गई है वो आपका पॉलिटिकल साइंस में कहा गया है। आप लोग समझ पाएंगे कि 1857 का जो युद्ध चला था वो किस में हम लोग को पढ़ना है, तो वो हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना है। तो अब पॉलिटिकल साइंस में मैं क्या बताई थी क्लास में कि 1857 के युद्ध के बाद ही ना धीरे धीरे वो ब्रिटिश जो है अपना कानून जो है वो लाने लगती है, यहाँ पे रूल लाने लगती है। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, वो कब आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो वो जो है इस समय लाया गया था। तो जब तक आप दोनों को मिला के नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं दोनों क्लास को स्टार्ट करने की सोची थी। और मैं अभी हिस्ट्री की क्लास जो है शाम में डिस्कस करूँगी, और जो आपका पॉलिटी जो है आपका, वो मैं सुबह डिस्कस करूँगी, ठीक है। आप लोग अब बस इतना सा देखते रहिए, डिस्कस करते रहिए, घर में पढ़ाई अच्छे से कीजिए और अपना सेहत का ख्याल रखिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।